हेलो बच्चों, तो आ गया हूं मैं आज फिर से आप लोग के सामने क्रेश कोर्स का सबसे पहला चैप्टर लेकर ह्यूमन रिप्रोडक्शंस। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। ये जूलॉजी का पहला चैप्टर है। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत, है ना, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले उस टॉपिक को मैं आपको बता देता हूं कि मैं आज आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। आपको पता है ये जो मानव जनन है ये सबसे मजेदार चैप्टर है। मैं आपको उस तरह से बताऊंगा कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। मैं आपको सारा चीज बताऊंगा, साथ ही साथ मैं फिगर के माध्यम से भी समझा दूंगा। एक एक ऑर्गेन को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए आते हैं, हम बात करते हैं। आइए हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस पर बात कर लेते हैं। टॉपिक्स, आइए तो सबसे पहला जो टॉपिक्स है वो कौन कौन से हैं, माने इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे जो पहला है, हम लोग पहले पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे। दूसरा नंबर पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखते चलिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तीसरा नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे। और यहां पे हम चौथा नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे मेल हो गया, फीमेल हो गया, समझ रहे बात। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में, फर्टिलाइजेशन, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस पहले हम लोग पढ़ेंगे, है ना, गैमेट कैसे बनते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, गैमेटोजेनेसिस जेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पांचवा नंबर वाला हम लोग पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन आ जाएगा, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, है ना, इम्प्लांटेशन। छठे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे प्लांटेशन एंड इम्प्लांटेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अच्छा, उसके बाद जो सातवां आ जाएगा हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे लास्टली पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, है ना, गैस्टेशन भी आ जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्चुरेशन 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 एंड लैक्टेशन लैक्टेशन। चलिए, अभी आप ये वर्ड सब देख रहे होंगे, है ना, आपको थोड़ा सा ये वर्ड सब लग रहा हो क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में अभी बताया ही नहीं है। जब मैं बता दूंगा तो वैसे भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन में कि किस तरह से हम लोग, है ना, इसके अंतर्गत जो नए नए टॉपिक सब आते हैं, समझ रहे बात हो ना, किस तरह से, यानी कि फर्टिलाइजेशन से लेकर गैमेट का बनने से लेकर और लास्ट तक पार्चुरेशन तक का इंट्रोडक्शन मैं इसमें बता दूंगा, आपको एक एक करके बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाएंगे हम, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताएंगे, उसके बाद बनाएंगे हम। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है और मेल में गैमेट कहां बनता है, फीमेल में कहां बनता है, वो साइट कौन सा है, एक एक करके मैं फिगर के माध्यम से हर चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप निश्चिंत रहे, आपको हर एक बात समझ में आएंगी। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन की क्रिया पे बात करेंगे। उसके बाद इम्प्लांटेशन, ये क्या होता है, ये होता है प्रेगनेंसी के टाइम, है ना, जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आते हैं ना, समझे बात हो कि नहीं। जब जाइगोट बनता है, 2 सेलेड स्टेज होता है, फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद क्या होता है, 8 सेलेज स्टेज आता है। उसके बाद क्या आता है, 8, 16, उसके बाद 32, ऐसे करके। तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में क्या होता है कि अब वो भ्रूण बड़ा हो चुका है, समझे बात हो कि नहीं, अब वो फेटस जो है बड़ा हो चुका है। अब क्या होगा, गर्भाशय में जाके वो ऊपर जाके इम्प्लांट हो जाएगा। तो इसी प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी कहते हैं। तो वो सब हम बात करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्चुरेशन, यानी कि चाइल्ड बर्थ, बेबी कैसे जन्म लेता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लैक्टेशन, और फीमेल में किस तरह से, है ना, लैक्टेशन पीरियड आ जाते हैं। लैक्टेशन कहने का मतलब दूध का स्त्रावन हो जाना, है ना। तो आपको पता है कि बेबी जब डिलीवरी होता है उसके बाद ही फीमेल में ये चीज स्टार्ट होता है। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं, आपको अच्छे से शायद समझ में आ गया होगा। चलिए हम इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको जरा सा इरेज करेंगे, नहीं चलिए रहने दीजिए, इधर मैं बता देता हूं इंट्रोडक्शन। आइए यहां पे इंट्रोडक्शंस, चलिए आइए देखिए इंट्रोडक्शन में क्या हम आपको बताएंगे।
चलिए देखिए यहां पे जो मैं पीरियड लिख रहा हूं, एक एक चीज लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। G4 मैंने क्या लिखा है, G4 गैमेटोजेनेसिस हो गया, गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ गैमेट, T4 क्या है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। ये प्रतिक्रिया है। ये मैंने इंट्रोडक्शन में क्यों लिखा है, क्योंकि इसी प्रोसेस के माध्यम से किसी भी, है ना, यानी कि किसी भी मेल या फीमेल में किस तरह से ये सारा मानव जनन जो है ना किस तरह से चलता है, समझ रहे बात हो, वो पूरा प्रोसेस है, ये एक तरीका है। इस सबसे पहले क्या होगा, किसी भी मेल में क्या होगा या फीमेल में गैमेट बनेगा, उसके बाद उसका ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर होने के लिए अलग अलग ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, तो सारे ऑर्गन के बारे में हम बात करेंगे। आइए दूसरा नंबर पे क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होना, तो आपको पता है फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल के गैमेट आपस में आके क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं, है ना, हर जीवों में ये चीज है। तो उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। चलिए निषेचन की क्रिया कहते हैं। उसके बाद यहां पे क्या दे रखा है, D4 डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो किस चीज का डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि जैसे मान लीजिए कि सबसे पहला स्टेज, जब मान लीजिए कि किसी मेल में हम गैमेट की बात करते हैं, तो मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है, सेमेन होता है ना, और फीमेल में क्या होता है भाई, ओवा होता है। तो उस समय क्या होता है, दोनों के दोनों हैप्लॉइड होते हैं, है ना, यानी कि अगुणित अवस्था में होते हैं। बाद में क्या होगा कि जब आपस में जब फर्टिलाइज करेगा तो वो 2n हो जाएगा, 2 सेल बन जाएगा। उसके बाद 2 से 4 बनते हैं, 4 के बाद 8 बनते हैं, 8 से 32 बनते हैं। तो अलग अलग स्टेज है, मोरुला, गैस्टुला, ब्लास्टुला और लास्टली स्टेज है ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा कि अब वो जो एम्ब्रियो है ना बड़ा हो गया है, अब वो एम्ब्रियो कहां जाके कवर अप होगा, है ना, यानी कि मां के गर्भाशय में जाके इंप्लांट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज उसी को कहते हैं, 32 सेलेड स्टेज को कहते हैं। इसको कहते हैं 32 सेलेड स्टेज होता है, सेलेड स्टेज होता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, 32 सेलेड स्टेज होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन को हिंदी में कहते हैं प्रत्यारोपण, है ना, अभी आपको वही बात बता रहे थे, प्लांटेशन। अब भाई ये भ्रूण बड़ा हो गया है भाई, इसको अब भोजन की आवश्यकता है, पोषण की आवश्यकता है। अब ये तो फैलोपियन ट्यूब में तो नहीं रहेगा, अब ये क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा ना। तो आगे की ओर बढ़ने के लिए कोई ना कोई ऐसा न्यूट्रिशन पार्टिकल्स होना चाहिए जहां पे क्या हो, है ना, जो ये चीजों को कवर अप कर सके। समझ रहे बातों की नहीं, तो वो कहां चला जाता है, गर्भाशय में, फंडिक्स वाला रीजन में, है ना। आपको मैं फिगर के माध्यम से हर एक चीज बता दूंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस दिन, समझ रहे बात है, कितने दिन तक फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में रहता है, उसके बाद कितने दिन के बाद ये कहां चला जाता है, वहां पे गर्भाशय पे चला जाता है, और किस पीरियड को हम लोग प्रेगनेंसी कहते हैं। एक एक चीज हम बता देंगे। क्या है कि हम लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है, हमें पता ही नहीं होता है प्रेगनेंसी किसको कहते हैं, हम लोग गलत बोलते रहते हैं, है ना। तो आपको ये चीज ना क्लियर हो जाएगा। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे को या बड़े बड़े लोग को भी, उनको ये सही से पता ही नहीं होता है कि प्रेगनेंसी आखिर हम किस स्टेज को कहेंगे। समझ रहे बात को ना, उनके पास मिसकंसेप्शन होता है। तो आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से आपको जो है ना किसी तरह का दिमाग में कोई डाउट नहीं रह जाएगा, मैं एकदम क्लियर कर दूंगा एक एक बात को। चलिए आइए बताते हैं, इम्प्लांटेशन ऑफ किसका, ब्लास्टोसिस्ट का, ब्लास्टोसिस्ट। आइए अब दूसरा नंबर पे क्या है, G4 गैस्टेशंस। सर ये क्या होता है सर, गैस्टेशन का मतलब मैंने आपको बोला ना, अलग अलग स्टेज आते हैं। जब भ्रूण जो है ना तैयार हो रहा होता है ना, तो उसमें 2 सेल स्टेज हो गया, उसके बाद 4 हो गया, 4 के बाद कितना हो गया, 8 हो गया, उसके बाद 16, 32, ये अलग अलग स्टेज आते हैं। तो जो 32 सेलेड स्टेज है ना, उसी को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए P4 क्या है, P4 क्या हो जाएगा, पार्चुरेशन हो गया, है ना। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है सर, पार्चुरेशन यानी कि बेबी बर्थ। चलिए बेबी बर्थ, तो ये सारे के सारे इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। अच्छा चलिए, आपको ये थोड़ा सा देखकर लग रहा होगा कि नहीं सर कैसे याद रखेंगे, तो याद रखना बड़ा मुश्किल है। चलिए तो एक तरीका बताते हैं, ट्रिक बताते हैं, जिससे आप उस चीज को याद रखना आसान होगा आपके लिए। ऐसे याद रखिएगा, गंगा तुम फिर से DIG बन गई क्या, है ना, पार्टी करो यार, है ना। तो कैसे याद रखेंगे, गंगा, है ना, याद रख सकते हैं, जैसे भी गंगा तुम, है ना, तो याद रखिए गंगा, है ना, गंगा तुम। देखिए अभी DIG बन गया है तो भाई पार्टी तो बनता है ना, है ना। फिर से
फिर से, गंगा तुम फिर से, है ना, देखिए गंगा तुम फिर से डीआईजी बन गई क्या, डीआईजी बन गई, डीआईजी देख रहे हैं, डीआईजी बन गई है ना। तो पार्टी करो यार, पार्टी करो, है ना। तो ऐसे करके आप चीजों को याद रख सकते हैं। जी फॉर गंगा, गंगा का मतलब क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, पहला स्टेज क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, यानी कि सबसे पहले गैमेट बनेंगे तभी तो आगे का कोई प्रोसेस होगा ना भाई, है ना। तो चलिए इस तरह से आप याद रख सकते। उसके बाद क्या होगा भाई, गैमेट बन गया तो अब कोई ना कोई ऑर्गन होना चाहिए जो उस गैमेट को, यानी कि शुक्राणु को या अंडाणु को क्या हो, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सके, कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए कि नहीं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफर कहते हैं, ट्रांसफर। चलिए एफ फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन की क्रिया होता है, उसके बाद उसका डेवलपमेंट होगा, समझ रहे बात तो कि नहीं। तो ये अलग अलग स्टेज सब आ जाते हैं, तो ये सारे स्टेज आप ध्यान रख सकते हैं। ये सारी चीजों को आप क्या कर लो, लिख लो, अच्छे से लिख लो। चलिए तो आप लोग लिख लिए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। अच्छा यहाँ पे, अच्छा, चलिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन छूट गया, INTRODU, अच्छा चलिए इंट्रोडक्शन, अच्छा यही बोल रहे थे, हाँ देख लीजिए इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलिए अब हम मिटा देते हैं इसको, चलिए आइए चलिए मिटाते हैं सारा चीज। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए अब हमने आपको बता दिया है, गंगा तुम फिर से डीआईजी बन गई हो, पार्टी करो, यानी कि पार्चुलेशन का मतलब क्या होता है, बेबी बर्थ, है ना, बर्थ होना। अब एक एक चीज मैंने आपको समझा दिया है। चलिए तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले, है ना, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में हम बात करेंगे, मेल, डालिए टॉपिक डालिए, जरा सा ये 1 मिनट रुकिएगा। चलिए ये थोड़ा सा वो हो गया था, चलिए आइए यहां पे हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। चलिए इसमें दो तरह की चीजें होती है, देखिए दो तरह के कौन कौन सा होता है। चलिए एक आपका प्राइमरी ऑर्गन होता है, चलिए दिख रहा है सारा चीज। चलिए ये देखिए कौन सा ऑर्गन होता है, प्राइमरी, प्राइमरी 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 हो गया। चलिए प्राइमरी हो गया, और एक क्या होता है, सेकेंडरी। ये क्या होता है प्राइमरी और क्या होता है सेकेंडरी, मैं एक एक करके बता देता हूं, है ना। प्राइमरी और ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी। चलिए अच्छा, प्राइमरी ऑर्गन के अंतर्गत क्या क्या आता है समझे, और सेकेंडरी कैरेक्टर के अंतर्गत क्या क्या आता है मेल में, ठीक है। मैं एक एक चीज को आपको क्लियर करता हूं। प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन, ऑर्गन हो गया, ये भी ऑर्गन हो गया। चलिए प्राइमरी ऑर्गन हो गया और ये सेकेंडरी ऑर्गन हो गया, ठीक है। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी ऑर्गन हो गया। आइए हम प्राइमरी की बात करते हैं। देखिए यहां पे, देखिए प्राइमरी के अंतर्गत ना, पहले हम प्राइमरी की बात करेंगे, सेकेंडरी की हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। यानी कि प्राइमरी कैरेक्टर के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, सेकेंडरी के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी की अगर हम बात करते हैं, तो आपको पता है कि प्राइमरी ऑर्गन कौन है, जो गैमेट का फॉर्मेशन करता है, वो है टेस्टिस, है ना। कौन है, टेस्टिस, टेस्टिस, है ना। इसी को हिंदी में कहते हैं वृषण, है ना, क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये टेस्टिस जो होता है ना, ये कहां पे सिचुएटेड होता है, ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है ना। जो ये वाला रीजन है एब्डोमिनल कैविटी है, उसके जस्ट बाहर बिलो साइड में सिचुएटेड रहता है टेस्टिस, है ना, वृषण। ये इट इज सिचुएटेड, इट इज प्रेजेंट इन अ outside of abdominal cavity, abdominal cavity के आउटसाइड सिचुएटेड होता है। चलिए उसके बाद ये हो गया टेस्टिस, चलिए टेस्टिस हो गया। अब हम बात करें तो आपको पता है ये बाहर की ओर क्यों सिचुएटेड रहता है, उसका रीजन है, क्योंकि आपको भी पता है अपने शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये जो बाहर की ओर जो सिचुएटेड होता है ना, उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, इसलिए बाहर की ओर सिचुएटेड होता है। किधर की ओर रहता है ना,
2.5 डिग्री सेल्सियस, है ना, है ना, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, लोअर देन, है ना, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, यानी कि आपके शरीर से इतना डिग्री सेल्सियस कम होता है। समझे बातों की नहीं? चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये बाहर होने का कारण है क्योंकि इस कंडीशन में ना गैमेट का फॉर्मेशन अच्छा होता है, गैमेट अच्छे बनते हैं। समझ रहे बातों की नहीं? बाहर की ओर सिचुएटेड होता है जिसके कारण, तो आप ध्यान रख सकते हैं। समझ रहे बातों की नहीं? अब हम बात करेंगे कि आखिर ज्यादा अगर हीट पड़ता है तब क्या होता है, कम हीट पड़ता है तब क्या होता है। एक एक कंडीशन में मैं आपको उसके फिगर के माध्यम से हर चीज आपको समझाऊंगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसको तो आपने लिख ही लिया होगा, मैं इसको जरा सा मिटा देता हूं। चलिए अब यहां पे मैं आपको बताता हूं। चलिए चलिए यहां पे आ जाइए। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि टेस्टिस को क्या कहा जाता है, प्राइमरी ऑर्गन कहा जाता है। सर प्राइमरी ऑर्गन कहा जाता है, ठीक है, सिर्फ टेस्टिस को ही कहा जाता है, मैंने यहां पे लिखा है टेस्टिस, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो इसका काम क्या है, इट इज फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। भाई ये गैमेट का फॉर्मेशन करता है, किसका करता है, गैमेट का, ध्यान रख सकते हैं। दूसरा नंबर पे गैमेट बनाता है ना। गैमेट का मतलब क्या हो गया, वही सेमेंस, है ना, सेमेन, स्पर्म। चलिए अगला जो हम बात करने वाले हैं, इट इज फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन, फॉर्मेशन ऑफ, है ना, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स होते हैं, तो ये ध्यान रख सकते हैं। सर वो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन, है ना, सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन होते हैं। कौन से होते हैं, ये जो टेस्टिस जो ये करता है, टेस्टिस सेक्स हार्मोन कौन सा है ये, टेस्टो टेस्टो एस्टेरोन, एस्टेरोन। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल में जो मेल वाली कैरेक्टर होती है वे टेस्टोस्टेरोन के कारण ही होता है, पता है आपको। अगर ये टेस्टोस्टेरोन नहीं रहे तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, उसका बिहेवियर ना कुछ उस टाइप से हो जाएगा, फीमेलनेस वाली कैरेक्टर आ जाएगी, है ना। कहते हैं ना मर्द में जो मर्दानगी होती है ना टेस्टोस्टेरोन के कारण ही होता है। समझ रहे बातों की नहीं? चलिए कुछ कंडीशन ऐसे आते हैं जिसके कारण क्या होता है कि प्रॉब्लम आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो कि कुछ कंडीशन में बच्चे को अगर मान ली एब्डोमिनल कैविटी में ही टेस्टिस रह गया, बाहर की ओर सिचुएटेड नहीं हुआ, तो उस कंडीशन को मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं। वैसे आपको एक चीज और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यानी कि जब मां के गर्भाशय में रहता है, समझ रहे बात हो ना, जब वो 7 मंथ का हो जाता है ना, 7 महीने का हो जाता है, तभी ना जो टेस्टिस है ना बाहर की ओर सिचुएटेड हो जाता है। समझ रहे बात हो कि नहीं? कितने मंथ में टेस्टिस आर goes from scrotum, testis are goes from scrotum, है ना, testis are goes from scrotum in 7th, in a fetus are 7th month, है ना, 7th मंथ। देखिए यानी कि फेटस की बात कर रहा है, यानी कि बच्चे जब मां के गर्भ में होता है तो जब वो 7 महीने का ही होता है ना, 7th मंथ का, उसी समय ना मेल में खासतौर पे जो टेस्टिस है ना शरीर के यानी कि एब्डोमिनल कैविटी से बाहर सिचुएटेड हो जाता है। आप अगर उसका एक्सरे लोगे 7 मंथ के बाद, समझ रहे बात, आपको पर्सनली दिखेगा कि ये बच्चे बेबी जो है मेल है ना। तो 7 मंथ के बाद ऐसा हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा एक चीज, एक क्लिनिकल कंडीशन और आता है, जिस कंडीशन में मान लो अगर किसी मेल को ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आया ही नहीं, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, है ना। तो चलो हम बात करते हैं, वो सारा कंडीशन की भी हम बात कर लेते हैं। तो आपने शायद इस चीजों को लिख लिया होगा, है ना, तो मैं इसको जरा सा क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। तो चलिए आइए हम बताते हैं। चलिए ये इंपॉर्टेंट लाइन सब है, आप ध्यान रख सकते हैं एक एक लाइन को, बड़ा अच्छा लाइन है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं, अगर मान लीजिए टेस्टिस आर नॉट goes from
not goes from scrotal sac, scrotum not goes from scrotum, है ना. this condition this condition is क्रैप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं. क्रैप्टो और ऑर्किडिज्म, क्रैप्टो ऑर्चिडिज्म कहते हैं. ये कंडीशन है, क्लिनिकल टर्म है, आप ध्यान रख सकते हैं. यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि मान लो कि ये एब्डोमिनल कैविटी है किसी मेल का. अब इस कंडीशन में आपको पता है कि जो मेल है भाई, मेल में क्या होना है कि अब मेल में क्या होना है कि ये जो टेस्टिस है नीचे की ओर सिचुएटेड होना है. तो उस कंडीशन में क्या रह जाता है, ये जो टेस्टिस है ना, ये कहने का मतलब इसमें नहीं आ पाता है भाई, इसमें नहीं आ पाता है. समझ रहे बात हो ना, इस कंडीशन में नीचे की ओर नहीं आ पाता है. तो आप देख सकते हैं इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, क्रैप्टो ऑर्चिडिज्म कहेंगे. ठीक है ना. तो सर ये क्या हो जाएगा फिर, सर नहीं आएगा. तो उस कंडीशन में ये जो मेल होगा ना, इट इज अ अनफर्टाइल हो जाएगा भाई, अनफर्टाइल. यानी कि ये बेबी डेवलप नहीं कर सकता है. समझ रहे बात हो ना, बेबी का डेवलपमेंट नहीं कर सकता है. चलिए, आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी. अच्छा, मैंने जो आपको स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शंस, तो मैंने आपको ये नहीं बताया चलिए कि रिप्रोडक्शंस का खैर परिभाषा क्या होता है, क्योंकि ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. समझ रहे बात हो ना, तो मैंने नहीं बताया. चलो फिर भी कुछ बच्चे का हो सकता है कि सर हमको रिप्रोडक्शन का पहले परिभाषा बताइए, ये चीज बताइए. तो क्या है रिप्रोडक्शन का, तो वैसे भी शुरू से आप पढ़ते हैं. रिप्रोडक्शन कहते किसको है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना, गिव्स अ यंग वंस एंड इट इज अ सिमिलर टू, है ना, जेनेटिकली सिमिलर टू अ पेरेंट्स. उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं. समझ रहे बात हो ना. चलिए फिर भी लिख देते हैं आपको, कुछ बच्चे का हो सकता है कि सर नहीं है, वो हमको डाउट रहता है रिप्रोडक्शन का, तो मैं लास्टली में लिख दूंगा आपको. चलिए, तो मैं क्या करता हूं, इसको जरा सा मिटाता हूं. तो आपको समझ में आ गया, इट इज अनफर्टाइल. अनफर्टाइल का मतलब क्या होता है आप समझ रहे हैं, यानी कि ये जो अनफर्टाइल मेल हो जाएगा. अब ये कहने का मतलब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, हाँ नहीं कर पाएगा ये. चलिए हम बात करते हैं. ये अनफर्टाइल मेल हो जाएगा, ध्यान रख सकते हैं आप. चलिए एक एक बात बताते हैं. अब हम बात करने वाले हैं कि अगर मान लो कि हाई टेम्परेचर होता है तो इसका जो टेस्टिस है इसका शेप कैसा होता है ना, हाई टेम्परेचर में. और ये रहा आपका लो टेम्परेचर. क्या है लो टेम्परेचर, देखते चलिए. हाई टेम्परेचर में दरअसल यहां पे देखिए इसमें क्या होता है ना कि मैं इसको बना रहा हूं, ठीक है. चलिए इससे पहले मैं एक चीज और समझा देता हूं आपको पहले. चलिए टेस्टिस देखिए, दरअसल ये टेस्टिस कैसा होता है, मैं स्ट्रक्चर भी बताऊंगा टेस्टिस का. चलिए अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये टेस्टिस होता है, ठीक है. तो आपको पता है इस पे हेयर्स वगैरह होते हैं सब पे. अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें ये क्या है, हेयर्स, ठीक है. अब यहाँ पे अलग अलग मसल्स होते हैं. समझ रहे बात हो ना. ये दोनों हो गए, ये टेस्टिस हो गए, है ना. अब हम बात कर रहे हैं कि बाहर का जिस पाउच में वो होता है, यानी कि टेस्टिस जिस पाउच में होता है इसको कहते हैं स्क्रोटम कहते हैं. स्क्रोटम होता है ना. यहाँ पे मैंने लिखा भी है कहीं पे. चलिए स्क्रोटम कहते हैं. स्क्रोटम सेक कहते हैं. सेक का मतलब थाली जैसी आकृति होती है ना, इसी को स्क्रोटम सेक कहते हैं. अच्छा, ये टेस्टिस जो है ना, ये इसको कहा जाता है बैग लाइक स्ट्रक्चर. बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बल्क होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर. चलिए अभी तो आपको मैंने बताइए दिया कि बॉडी टेम्परेचर से कितना कम रहता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, लो होता है. लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, है ना, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर होता है. ये बात आप ध्यान रख सकते हैं. चलिए अब हम बात करते हैं, ये हेयर की बात के लिए यहाँ पे टेस्टिस हो गया, ठीक है सर. उसके बाद यहाँ पे जो मसल्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के मसल्स होते हैं. वो मसल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लेयरिंग होगा ना, यहाँ पे डार्टोज मसल होंगे. कौन से होंगे, डार्टोज मसल्स होते हैं. और एक और मसल्स होते हैं जिसका नाम है क्रीमेस्टर्स. कौन सा मसल्स, डार्टोज और क्रीमेस्टर. चलिए ये एनसीईआरटी में
कुछ कुछ मसल्स का नाम दिया है और कुछ का नहीं भी दिया है। तो क्रीमेस्टर्स मसल्स है, क्रीमेस्टर्स मसल्स है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि हाई टेम्परेचर पे आखिर इसके साथ क्या होता है, ये कैसा दिखता है, और लो टेम्परेचर पे ये कैसा हो जाता है। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। तो चलिए हम इसको जरा सा मिटा देते हैं। आइए, आपको ये क्लिनिकल मेडिकल टर्म समझ में आया है ना। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म का मतलब क्या होता है। चलो आइए हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर अगर मान लीजिए कि हाई टेम्परेचर होता है तब, और लो टेम्परेचर में क्या हो जाता है। चलिए आपको पता है ज्यादा अगर टेम्परेचर ज्यादा हाई हो जाता है तो ये इसका शेप थोड़ा ऐसे ऐसे बिगड़ जाता है। खैर कोई नहीं, ये आपने यार एक मिनट, थोड़ा सा कचरा हो जा रहा है। हाई टेम्परेचर के कंडीशन में अरे अरे क्या हो रहा है, थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। चलो ठीक ही है भाई, खैर चलो ठीक ही है, उतना भी नहीं होता है मैं, जुलस आ जाता है, ये इस तरह का हो जाता है। चलो भाई देखो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और लो टेम्परेचर के कंडीशन में ये ऐसे रहते हैं, लो टेम्परेचर में, ठीक है। अब ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि इसमें जो दो मसल्स है ना, मैंने आपको बताया दो मसल्स कौन सा, डार्टोज और क्रीमेस्टर्स है ना। डार्टोज 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 मसल्स एंड एक जो होता है क्रीमेस्टर्स मसल्स होते हैं, क्रीमेस्टर्स मसल्स। ये दोनों के दोनों ना कंट्रैक्ट, ये दोनों के दोनों ना क्या हो जाता है, रिलैक्स स्टेज में आ जाता है। देखिए एक तो कहने का कंट्रैक्ट हो जाता है, एक तो रिलैक्स हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में डार्टोज 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 एंड क्रीमेस्टर्स मसल्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। डार्टोज मसल्स होता है, क्रीमेस्टर कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, कई बार पूछ लिया गया है। मुझे ख्याल है कि आपके बिहार बोर्ड में तो उतना नहीं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड वगैरह में हो गया और नीट वगैरह में कितना बारी ये मसल्स के बारे में जिक्र कर लिया गया है ना। तो आप ध्यान रख सकते हैं, डार्टोज एंड क्रीमेस्टर्स मसल्स होते हैं, मसल्स है ना। ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बोथ आर कॉन्ट्रैक्ट बोथ आर कॉन्ट्रैक्ट, दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। चलिए हम अब इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव, ये तो प्राइमरी के बारे में हम बात कर रहे थे कि भाई प्राइमरी में ऐसे ऐसे होता है। अब हम सेकेंडरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, कि सेकेंडरी के अंतर्गत क्या क्या। आप इसको अच्छे से लिख लो। चलिए तो आपने ये सारा चीज लिख लिया होगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ एक चीज और आपको जरा सा मैं ये भी बता दूं कि मैंने शायद इसका जैसे मैंने आपको टेस्टिस बताया कि भाई ये टेस्टिस होता है, भाई इसकी चौड़ाई और लंबाई के बारे में भी जरा सा हम बात कर लेते हैं। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 2 से 3 सेंटीमीटर का ये वाइडर होता है। ध्यान रख सकते हैं आप, वाइडर पूछा जाएगा, टेस्टिस कितना वाइडर होता है टेस्टिस, तो कहिएगा 2 से 3 सेंटीमीटर ये वाइडर होता है, वाइडर यानी कि चौड़ा होता है। और लंबाई की बात करें तो कितना होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। 4 से 5 सेंटीमीटर क्या होती है, ये लेंथ हो गई। तो आप ध्यान रख सकते हैं लेंथ, और ये क्या हो गया, वाइडर हो गया, चौड़ा हो गया। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। खैर चलिए अब मैंने टेस्टिस, अच्छा एक चीज और, मैं इसके अंदर का चीज सारा चीज पढ़ने वाला हूं। अभी मैंने आपको ऊपर से स्ट्रक्चर बताया कि आखिर ये कैसा दिखता है, अंदर की चीज मैंने अभी तात्काल पढ़ी ही नहीं है, ठीक है। मैं वो सारा इसमें ये भी बताऊंगा कि भाई इसमें कितने कंपार्टमेंट होते हैं, 250 कंपार्टमेंट है, तो वो मैं फिगर के माध्यम से आपको एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। आप इस चीज को पहले लिख लिए। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब चलिए आइए हम बात करते हैं आगे की ओर। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी पे, सेकेंडरी पे। अच्छा ये जो टेस्टिस होता है ना, पैराटाइट ग्लैंड वगैरह को भी स्रावन का काम करता है, उसी से जो टेस्टोस्टेरोन है ना वो निकलता है। आइए तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए,
अब हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी की। जैसे मैंने आपको लिखा था ना प्राइमरी और सेकेंडरी, तो अब हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी की। सेकेंडरी की चलिए तो बात करते हैं हम लोग, है ना। आइए सेकेंडरी, भाई इसका भी ना 3 पार्टीशन होता है, ध्यान रख सकते हैं। इसका भी ना 3 पार्टीशन होता है, इसका भी 3 पार्टीशन होता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे डक्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? डक्ट के बारे में। दूसरा नंबर पे हम बात करेंगे, है ना, किसके बारे में बात करेंगे? हम ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, ग्लैंड के बारे में। और तीसरा नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं, है ना, यानी कि एक्सटर्नल जेनेटिलिया। क्या क्या होता है ना एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, इसको मिटा देते हैं, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया यानी कि ब्राय, है ना, प्रजनन अंग। जेनेटिलिया का मतलब वही होता है। चलिए डक्ट में आ जाइए, देखिए एक एक करके देखिए यहाँ पे। चलिए हम डक्ट की अगर बात करें तो सुनिए, एक एक चीज आप ध्यान से देखोगे, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा और यही आ जाएगा, समझे बात तो कि नहीं। चलिए अब हम डक्ट की बात कर रहे हैं, डक्ट की, तो डक्ट में कौन कौन सा आता है? सबसे पहले आ जाएगा आपको रेटे टेस्टिस। अभी तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, बाद में मैं आपको फिगर बनाकर एक एक चीज समझा दूंगा, है ना, कि कहां पे कौन सा रेटे टेस्टिस है, किधर क्या है, वो सारा क्लियर हो जाएगा आपका। रेटे टेस्टिस, उसके बाद मैं बात करता हूं, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। रेटे टेस्टिस, वास इफेरेंटिया, वासा इफेरेंटिया, ये सारे के सारे नली है। मैंने लिखा ना डक्ट, ये डक्ट है। रेटे टेस्टिस, वासा इफेरेंटिया, है ना, इपिडिडाइमिस हो गया। उसके बाद इपिडिडाइमिस के बाद आप ध्यान रख सकते हैं क्या चीज? वासा डिफरेंस शायद आपको ज्यादा नीचे नहीं दिख रहा होगा, है ना। तो चलिए हम देखते हैं वासा डिफरेंस। यहां पे मैं लिख देता हूं, वासा डिफरेंस की बात करता हूं, है ना, वासा डिफरेंस, डिफरेंस, है ना, वासा डिफरेंस। तो ये सारे के सारे जो नाम मैंने दिया ना, रेटे टेस्टिस, वास इफेरेंटिया, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंसिया, ये सारे के सारे नाम है, ये सारे के सारे डक्ट है। इसी के माध्यम से ना, जो मैंने आपको गैमेट के बारे में बताया, वो गैमेट ना क्या होता है, यहीं से गुजरते हैं। मैं आपको फिगर के माध्यम से एक एक चीज को समझाने वाला हूं। अब आइए देखिए, यहां पे हम अगर ग्लैंड की बात करते हैं, है ना, तो ग्रंथि कौन कौन सा आता है? सबसे पहला जो ग्रंथि आता है उसको हम लोग कहते हैं, देखिए रेटे टेस्टिस हो गया, सेमिनल वेसल्स है। उसके बाद आ जाएगा आपको प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाएगा, देख सकते हैं आप प्रोस्टेट। उसके बाद आ जाएगा बल्बो यूरेथ्रल, है ना, बल्बो यूरेथ्रल आ जाएगा। इसी को हम एक और नाम देते हैं, बल्बो यूरेथ्रल को हम लोग क्या कह लेते हैं? कॉपर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं, है ना। चलिए आपके एनसीईआरटी में हो सकता है नहीं दिया होगा, बल्बो यूरेथ्रल दिया होगा, बट कॉपर्स ग्लैंड के बारे में शायद ना जिक्र किया गया हो, है ना, क्योंकि पुराने एनसीईआरटी में तो था, बट चलिए कॉपर्स ग्लैंड, है ना, तो कॉपर्स ग्लैंड आप ध्यान रख सकते हैं, बल्बो यूरेथ्रल्स, कॉपर्स ग्लैंड, ये सारे नाम होते हैं। चलिए तो ये आपका क्या हो गया भाई, आप देख सकते हैं डक्ट में रेटे टेस्टिस, वास इफेरेंटिया, इपिडिडाइमिस, उसके बाद ये कॉपर्स ग्लैंड हो गया। अच्छा एक चीज और लास्टली आप ये भी याद रख सकते हैं, यूरेथ्रा, ये सारे के सारे जो है यूरेथ्रा, तो आप याद रख सकते हैं। उसके बाद यहां देखिए एक्सटर्नल जेनेटिलिया में आ जाइए, एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा? पेनिस आ जाएगा, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सीसन, है ना, पेनिस। चलिए तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद सर और क्या होगा? ये मुख्य रूप से यही होता है ना, पेनिस यही होता है, ये क्या होता है? कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है ना, कॉपुलेटरी लिख सकते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन है ये, है ना। कॉपुलेटरी ऑर्गन का काम क्या है कि ये इन्वॉल्वमेंट, सेक्सेस में इन्वॉल्वमेंट होते हैं ना, चलिए मेल और फीमेल, है ना, इसी के द्वारा क्या करते हैं? कॉपुलेशंस करते हैं। तो आप ध्यान रख सकते हैं ये, इसीलिए इसको मैंने प्राइमरी में नहीं रखा। बच्चे के दिमाग में बड़ा ही बड़ा डाउट होता है कि भाई सर ये जो है ना पेनिस को ना प्राइमरी ऑर्गन रखे, नहीं, प्राइमरी तो टेस्टिस है, क्योंकि गैमेट का फॉर्मेशन कौन करता है? टेस्टिस करता है, पेनिस नहीं करता है। ये तो सिर्फ पार्टिसिपेशन का काम करता है, इसके थ्रू जाता है गैमेट, समझ रहे बात को ना, क्या होता है? इंसेमिनेट होता है ना। चलिए इसका काम क्या है? इंसेमिनेशन ऑफ गैमेट, है ना, इनसेमिनेशन
नेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट को कहाँ इंसेमिनेट करता है? गैमेट्स है ना, वेजाइना में, है ना, तो आप ध्यान रख सकते, इंसेमिनेट ऑफ गैमेट्स। चलिए इसका ये काम है, ये चीज है। तो आप इस चीजों को एक एक करके लिख लीजिए, है ना, मैंने सारा चीज आपको बता ही दिया है। चलिए तो अब मैं अगला जो है, अगला क्या करूंगा, अगले वीडियो में मैं आपको सारा चीज डिटेल में बताऊंगा, फिगर के माध्यम से बताऊंगा। तो आज मैं यहीं तक रहता हूं। चलिए ओके, धन्यवाद, बाय बाय।